सैलरी, एग्जैक्टली सैलरी से उसकी इनकम हो सकती है। नेक्स्ट कमीशन एंड इंटरेस्ट, सही बात है, कमीशन एंड इंटरेस्ट हो सकता है, वेरी गुड। रेंट, जब रेंटल इनकम उसके पास में आ सकती है, इसको इसमें थोड़ा सा इलैबोरेट करके रेंटल इनकम लिख देते हैं, ठीक है। कोई इन्वेस्टमेंट लगे हो, एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, वहां से फ्लो ऑफ इनकम उसका रेगुलर इंटरवल पे हो सकता है, रिटर्न आ रही हो किसी इन्वेस्टमेंट से, रिटर्न आ रही है, फ्लो ऑफ इनकम तो तभी आएगा ना जब कुछ रिटर्न आएगी, तो रेगुलर रिटर्न कोई आ रही हो किसी इन्वेस्टमेंट से। पेंशन को अगर कोई रिटायर्ड बंदा है तो डेफिनेटली करेंगे कि उसकी पेंशन आ सकती है, ठीक है। तो अगर सैलरी है तो सैलरी के साथ में इसको लिख देते हैं सैलरीज या पेंशन, जहां पर फिक्स्ड इनकम आपके पास में आती है, तो पेंशंस भी हो सकती है, सैलरीज भी हो सकती हैं। फॉरेन के किसी बच्चा जो मैक्सिमम फैमिली के, हाँ फॉरेन इनकम मतलब वही होगा कि भाई कोई उसका कि हाँ पेरेंट्स के लिए बच्चा बाहर से कुछ भेजता है, फंडिंग है ना, तो ये भी हो सकता है फॉरेन गिफ्ट्स या इन्वेस्टमेंट या फॉरेन ट्रांसफर, मनी ट्रांसफर फ्रॉम, फैमिली गिफ्ट्स लिख लो, फैमिली गिफ्ट्स लिख लो, ठीक है, कोई भी दे सकता है, कैश गिफ्ट्स फ्रॉम फैमिली मेंबर्स, ठीक है, ये भी कर सकते हो। अच्छा, इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं एडवाइजर हूँ और मैं एडवाइजरी कर रही हूँ, तो एडवाइजिंग एंड फाइनेंशियल एडवाइजर, तो जो भी मेरे को कमीशन, जो भी मेरे को मेरे प्रोफेशन के लिए फीस मिलती है, तो मैं जो फीस चार्ज करती हूँ वो सारी मेरी इनकम फ्रॉम प्रोफेशन आ सकती है। बिजनेस इनकम नहीं, कमीशन तो दूसरी तरीके की होगी। कमीशन हो सकती है कि आपने कोई, अगर आप कोई रियल एस्टेट एजेंट हो, आपने ब्रोकरेज, आपने कोई फ्लैट बिकवाया, उसकी कमीशन आपको मिली, ठीक है। आपने कोई गाड़ी बिकवाई, उसकी कमीशन आपको मिली, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है आपका, मे बी राइट वो राइट हो, आपका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम कोई और हो सकता है आप जॉब भी करते हो साथ में काम भी करते हो, है ना। अगर आप वही काम कर रहे हो, सिर्फ कमीशन एजेंट का ही काम कर रहे हो, तो वो आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन हो गई, है ना। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। जैसे मैं एडवाइजर बीइंग अ वैसे एडवाइजर, मेरे पास मेरे को कुछ जो भी मैं चार्ज करती हूँ, जो भी मेरे को उसकी फीस मिलती है, वो एज अ बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है, ठीक है। सीए है, कोई सीए है, अपनी एक्सपर्टीज के लिए प्रोफेशनल चार्जेस उसको पे करता है कोई, ठीक है। कोई लॉयर है, उनको अपने बिजनेस प्रोफेशन से कोई चार्ज करता, कोई पे करता है, ठीक है, उनके एक्सपर्टीज के लिए, तो वो सारी बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम हो सकती है। और रिसोर्सेज ऑफ इनकम, एनीवन एल्स क्या हो सकते हैं, बोलो, और क्या हो सकते हैं। अब बोनस में तो कमीशन नहीं आ जाएगा। हाँ, सैलरी, सैलरी का बोनस होता है ना, इसलिए तो बोनस तो सैलरी का ही होगा। एनीवन एल्स, कमीशन, सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट, रेंटल इनकम, इन्वेस्टमेंट्स की रिटर्न, फैमिली गिफ्ट्स, बिजनेस एंड प्रोफेशन, और क्या क्या हो सकते हैं। अगर काफी सारे हमने इंक्लूड कर लिए हैं, तो एक नॉर्मल हाउस होल्ड के लिए यही हो सकते हैं हमारे पास। नॉर्मल केस के अंदर हमारे पास में फ्लो ऑफ इनकम इन्हीं तरीके से आता है। तो सबसे पहले हमारे पास में फ्लो ऑफ इनकम जो है वो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किसी एक नॉर्मल हाउस होल्ड के लिए या एक उस इंडिविजुअल के लिए फ्लो ऑफ इनकम यानी कैश फ्लो कहाँ से लाए। उसी कैश फ्लो को हम एक्यूरेटली मैनेज करेंगे, हम उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, उसको उसका एक पोर्शन अलग अलग जगह सेट करेंगे, जिससे कि हमारी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसके अंदर मदद हो सके, ठीक है। एग्जैक्टली, रॉयल्टी आ सकती है, शाबाश। कोई राइटर है, ठीक है, उसने कोई बुक लिखी थी, है ना, उसको उसकी रॉयल्टी आती है, रॉयल्टीज आ सकती है। फिर बारी आती है हमें डेट मैनेजमेंट और काउंसलिंग की। तो ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा है किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग का, क्योंकि लोग आजकल की लाइफ में ना लोग इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजिंग योर डेट मुझे लगता है वो भूल चुके हैं। नो ऑफेंस, बट अगर जैसे आज की डेट में आप चाहो तो क्रेडिट कार्ड इज अ वेरी यूजफुल टूल, बट एट द सेम टाइम इट हैज अ डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स, ठीक है। कि अगर आप उसको सेंसिबली
लोन पे चल रहा होता है, उसकी गाड़ी लोन पे, उसका घर लोन पे, उसकी मतलब जितने भी मोस्टली मोटे मोटे एसेट है वो भी लोन पे। अगर आप इस हद तक अपने आप को डेट के अंदर इन्वॉल्व कर लेते हो तो आपको पता है कि आप डेट लेने का मतलब क्या होता है। डेट लेने का क्लियर कट मतलब ही ये होता है कि यू आर यूजिंग योर फ्यूचर इनकम फॉर टुडेज पर्पस एंड you will be not be left with anything in the future। मतलब आप अपने फ्यूचर में आने वाले इनकम को आज ही इस्तेमाल कर ले रहे हो और फ्यूचर में आपके पास में अपने रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए कोई इनकम बचेगी ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए डेट को मैनेज करना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल होना चाहिए किसी की भी लाइफ में। और देखो इससे पहले हमने जब भी हम रिसर्च एनालिस्ट या हम कंपनी को एनालाइज करते हैं तो सबसे एक इंपॉर्टेंट रेशियो हम देखते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। तो जिस भी कंपनी का हम डेट इंक्रीज होता हुआ देखते हैं वो कंपनी हमारे को उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती। सिमिलर वे में आप देखो जिस इंसान के पास में लोन या कर्जे ही बहुत होंगे वो चाह कर भी कभी अमीर नहीं बन पाएगा, क्योंकि जितनी भी वो कोशिश कर ले वो अपने डेट के साइकिल को कभी भी तोड़ ही नहीं पाएगा, है ना। आपने ऐसा अपने दोस्त यारों में आपने बहुत सारे लोग देखे होते हैं कि जब सैलरी आती है उसका मेजर चंक ऑफ सैलरी तो उसकी ईएमआईज में ही निकल जाता है। फिर वो एंड ऑफ द मंथ तो यही परेशान होता रहता है कि मैं अपने रेगुलर खर्चों को कैसे मैनेज करूं, है ना। तो इसलिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी क्लाइंट को अपना डेट मैनेजमेंट और उसके लिए काउंसिल करना कि क्या इंपॉर्टेंट खर्चे हैं और धीरे धीरे आप इतनी बुरी ये जो डेट के साइकिल से कैसे पूरी तरह से निकल सकते हो। देखो कई बार डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कोई अप्रिशिएटिंग एसेट लेते हो, अप्रिशिएटिंग एसेट यानी आपने कोई ऐसी लैंड या प्रॉपर्टी बाय की है जहां से आपको रेगुलर इनकम भी मिलती है, जिसको आपको रेंटल इनकम मिल सकती है, साथ में आपकी लैंड के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, कैपिटल अप्रिशिएशन हो रहा है। तो ऐसे